स्वागत है आपका। आज की चर्चा ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर है जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा की दृष्टि से अभी तक वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव नहीं किया है, या ऐसे स्टूडेंट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस को लेना चाहते हैं। तो मैंने देखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स के मन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं, जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कह सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे करीब 6-7 प्रश्नों की पहचान की है, जिन्हें मैं एक एक करके आपके सामने उठाऊंगा और उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो जो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है और उसका पाठ्यक्रम कैसा है। देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, इसके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से संबंधित हैं। हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स देखते हैं। तो वहाँ पे जो कुछ भी हम देखते हैं उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो राजनीति से संबंधित होती हैं, और उन्हीं बातों में से अधिकांश बातों का जो संबंध होता है वो आपके पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से होता है। लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स को लेकर एक नज़रिया तो वो नज़रिया होता है जिसे हम आम लोगों का नज़रिया कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें न सिर्फ आम लोग भी पर्याप्त दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है वो न सिर्फ अपनी बात को रखते हैं, बल्कि बात को आप कह सकते हैं कि अथॉरिटेटिव तरीके से रखते हैं, अधिकृत तरीके से रखते हैं। लेकिन जब हम एक सब्जेक्ट के तौर पे पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं तो हम चीज़ों को थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में देखते हैं या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में देखते हैं। सामान्य तौर पे आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। आप देखेंगे कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें 2 पेपर है और हर पेपर के 2-2 पार्ट है। तो जैसे आप पेपर फर्स्ट के पार्ट ए को देखेंगे तो उसमें क्या क्या है। पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में पॉलिटिकल थ्योरी है, यानी राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है, राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उसमें थिंकर्स हैं, और थिंकर्स की भी 2 कैटेगरी है। आप देखेंगे उसमें वेस्टर्न थिंकर्स भी हैं, पाश्चात्य चिंतक भी हैं, और इंडियन थिंकर्स भी हैं, भारतीय चिंतक भी हैं। इसके बाद जब आप पेपर फर्स्ट के पार्ट बी को देखते हैं तो पेपर फर्स्ट के पार्ट बी में 2 चीज़ें हैं। शुरू के जो टॉपिक हैं वो इंडियन नेशनलिज्म या भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित है, और बाद के जो उसमें टॉपिक है वो भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित है। भारतीय शासन एवं राजनीति, जिसे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कहा जाता है, ये वही चीज़ है जिसे हम जीएस में पॉलिटी कहते हैं। बल्कि आप कह सकते हैं कि जो चीज़ हम जीएस में पॉलिटी में पढ़ते हैं, पॉलिटी के रूप में पढ़ते हैं जीएस के सेकंड पेपर में, उसी का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स या भारतीय शासन एवं राजनीति के रूप में है। फिर आप जब पेपर सेकंड को देखते हैं तो जो पेपर सेकंड का जो पार्ट ए है उसमें भी 2 चीज़ें हैं। जो शुरू के टॉपिक हैं वो तुलनात्मक राजनीति या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हैं, और फिर बाद में जो उसमें टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। जो टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है उसमें कुछ बातें हैं जो थ्योरेटिकल है और कुछ बातें हैं जो प्रैक्टिकल डायमेंशन से जुड़ी हुई हैं। इसी तरीके से आगे जब आप पेपर सेकंड के पार्ट बी को देखेंगे तो पार्ट बी में लिखा हुआ है इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया एंड वर्ल्ड में वही बातें हैं जो आमतौर पे हम भारत की विदेश नीति के रूप में या इंडियन फॉरेन पॉलिसी के रूप में पढ़ते हैं। सामान्य तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है उसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जो कि स्टैटिक नेचर की हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो डायनामिक नेचर की हैं। तो जैसे स्टैटिक नेचर की अगर आप बात करें तो जैसे आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है या जो हम थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि मोर और लेस स्टैटिक हैं।
इसी तरीके से आप जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देखते हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं जिसमें बहुत सारे अप्रोचेज भी हैं, तो ये सारी बातें मोर और लेस आप कह सकते हैं कि स्टैटिक हैं। लेकिन जब आप इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ोगे या जब आप इंटरनेशनल रिलेशन के प्रैक्टिकल डायमेंशंस के बारे में पढ़ोगे या जब आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे, तो आप कह सकते हो कि ये वो चीज़ें हैं जो डायनामिक नेचर की हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन्हें हम स्टैटिक कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं से हमारे जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से जुड़ी होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में जस्टिस के बारे में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल थ्योरी में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के बारे में लिखा हुआ है, या पॉलिटिकल थ्योरी में ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप न्याय की बात करोगे, जब भी आप लोकतंत्र की बात करोगे या जब भी आप मानवाधिकार की बात करोगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं से हमारे व्यवहारिक अनुभवों से या व्यवहारिक जीवन से वो जुड़ जाती हैं। जो चीज़ें हम आसपास देखते हैं या जो चीज़ें हम अखबारों में या टीवी चैनल्स में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से मैंने कहा कि जो स्टैटिक नेचर की भी चीज़ें हैं उनके भी प्रैक्टिकल डायमेंशन होते हैं। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है वो कॉन्सेप्ट आधारित सब्जेक्ट है। अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट आधारित है तो उसमें रटने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में पार्टी सिस्टम के बारे में है, दल व्यवस्था के बारे में है। तो जैसे मोटे तौर पे आपने सुना होगा या आप जानते होंगे कि जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था देखी गई, तो शुरू में लंबे समय तक आप देखते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेंस था, यद्यपि वहाँ पे कुछ छोटी पार्टियां भी थीं। बाद में चल के 89 के बाद आप देखते हैं तो भारत में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू होता है, और 2014 के बाद आप देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में है। तो ये बातें आप जानते हैं। अब इन बातों को जब हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि देखिए भारत में शुरू में क्या था कि भारत में शुरू में वन पार्टी डोमिनेंस विद मल्टी पार्टी था, यानी एक दल का प्रभुत्व था लेकिन बहुदलीय व्यवस्था थी। आगे चल के गठबंधन सरकारों का दौर आया और फिर 2014 के बाद हम कह सकते हैं कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी का शासन है, लेकिन वो जो सिंगल पार्टी है वो नॉन कांग्रेस है या गैर कांग्रेसी दल है। तो इस तरीके से अगर वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ गई कि भारत की जो दल व्यवस्था है अभी तक मोटे तौर पर 3 चरणों से होकर गुजरी है, तो उसमें फिर कुछ ऐसा रटने जैसा नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि इसमें आपको रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रिवीजन की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी, लेकिन आपको उतनी ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप बेहतर तरीके से इसको एक बार समझ लेते हैं। तो ऐसा होने से आपको फ़ायदा क्या है कि इससे आपको बाकी अन्य चीज़ों की तैयारी के लिए, जैसे आप जीएस की तैयारी करते हो और चीज़ों की तैयारी करते हो, तो उसके लिए आपको जो है पर्याप्त समय मिल जाता है, या उन चीज़ों पर भी आप जो है ज़्यादा समय दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो प्रायः स्टूडेंट्स के मस्तिष्क में उठता है वो इस विषय के संदर्भ में अध्ययन सामग्री को लेकर है। देखिए, जब अध्ययन सामग्री की बात आती है तो कहीं ना कहीं से जो पूरी बहस है वो हिंदी बनाम इंग्लिश की बहस हो जाती है कि क्या इस विषय के संदर्भ में हिंदी में पर्याप्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध है या इस विषय को पढ़ने के लिए हमें इंग्लिश के भी कंटेंट का सहारा लेना आवश्यक है। देखिए, मैं इस विषय में बहुत खुल के अपनी बात आपके सामने रखूँगा। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या इस विषय के संदर्भ में हिंदी में पर्याप्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, तो मेरा उत्तर होगा हाँ, पर्याप्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। आप देखेंगे कि हिंदी में अच्छी किताबें हैं, प्रमाणिक पुस्तकें हैं, खासतौर पे जो थ्योरेटिकल जो पोर्शंस हैं उसके लिए बहुत अच्छी किताबें हिंदी में उपलब्ध हैं। कुछ ऐसी प्रमाणिक किताबें हैं जिनका कि हिंदी में ट्रांसलेशन भी है, जैसे आपके पाठ्यक्रम में थिंकर्स है, वेस्टर्न थिंकर्स है, तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न थिंकर्स की जो भी अच्छी किताबें इंग्लिश में हैं, चाहे वो सेबाइन की किताब हो या CL वेपर की किताब हो, तो उन पुस्तकों के अनुवाद भी हिंदी में उपलब्ध हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स भी हैं, मैगज़ीन्स भी हैं, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जहाँ पे कि आपको अच्छा कंटेंट भी मिल जाता है। तो हिंदी में पर्याप्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, लेकिन मैं यहाँ पे लेकिन लगा के बात को आगे बढ़ाऊँगा कि यहाँ पे मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कुछ भी ऐसा है जो इंग्लिश में बेहतर है तो आपको उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप एक ऑल इंडिया कंपटीशन में जा रहे हैं। तो ऑल इंडिया कंपटीशन में अगर आप जा रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के रिजल्ट में गिरावट आ रही है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप चीज़ों को बहुत खुले तरीके से देखें कि अगर कुछ भी ऐसा है जिसके बारे में आपको पता है कि वो इंग्लिश में बेहतर है, तो आप उसे भी अवश्य ग्रहण करने का प्रयास करें। मैं भी जो ऑप्शनल की क्लासेस लेता हूँ तो मेरा भी ये प्रयास होता है कि जो भी चीज़ें बेहतर हैं, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, उन्हें हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो यही काम आपको करना होगा। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन वो अपने कंटेंट को अपग्रेड करने के लिए, अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए वो इंग्लिश के रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने एक्सप्लोर आईएएस के यूट्यूब चैनल पे एक प्रेरणा संवाद के नाम से एक सीरीज शुरू की है। तो वहाँ पे जो मैंने पहला एक संवाद वहाँ पे डाला है, वो एक आईपीएस ऑफिसर है राहुल प्रकाश, उनके साथ का है। आप उसको सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी हिंदी माध्यम से थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इंग्लिश की रिसोर्सेज से परहेज नहीं किया, बल्कि जो चीज़ें इंग्लिश में बेहतर थी उसको भी उन्होंने ग्रहण करने का प्रयास किया। तो ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम के जो सफल छात्र हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो इस बात से घबराते नहीं है कि अगर कोई चीज़ इंग्लिश में है तो उसे वो कैसे पढ़ें। आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो वो चीज़ें भी आप आसानी के साथ में ग्रहण कर सकते हो। हाँ, कंटेंट के विषय में एक दो बातें मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अनुपयोगी कंटेंट से बचें। आप जो भी कंटेंट का इस्तेमाल करें वो प्रामाणिक हो, वो गुणवत्ता से युक्त हो। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप दिल्ली में देख लो या कहीं भी किसी अच्छे शहर में देख लो, तो वहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे कॉपी किताबों की दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग्स के या कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स के वहाँ पे फ़ोटोकॉपी नोट्स मिलते हैं। और मैंने देखा है कि जो भी कोई ऑप्शनल लेने की सोचता है, जैसे आपने सोचा कि आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है, तो आपने कहीं दो चार लोगों का नाम सुना होगा, विज्ञापनों में नाम सुना होगा या कहीं और नाम सुना होगा, तो आप जाते हैं दुकानों पे और जाके उनके जो है फ़ोटोकॉपी नोट्स लेके आते हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत साफ कहना चाहूँगा कि आपको ऐसी बातों से बचना पड़ेगा। आप किसी भी टीचर का कोई भी फोटोकॉपी नोट्स इस्तेमाल नहीं करें, चाहे आपने उसके बारे में कुछ भी क्यों न सुन रखा हो। मेरा मानना बहुत स्पष्ट है कि नोट्स आपके वही काम का है जो या तो आपने उस टीचर से स्वयं पढ़ के बनाया हो, जो एक तरीके से क्लास नोट्स के रूप में हो, या वो नोट्स काम का है जो आपने किताबों को पढ़ के या बाकी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको पढ़ के, सुन के आपने खुद अपना नोट्स बनाया हो। तो उसी नोट्स पे भरोसा करें जो नोट्स आपने खुद बनाया हो। जब आप स्वयं नोट्स बनाते हैं तो अगर उस नोट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं। आपको याद आ जाता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पे किताब में पढ़ी थी या ये चीज़ हमने इस टीचर से क्लास में पढ़ी थी। तो वही नोट्स आपके काम आता है जो आपने खुद बनाया है। आप अनावश्यक भटकाव का शिकार न हो और ऐसी सामग्री के पीछे न भागें जो कि मार्केट में तो बिकती है लेकिन वो आपके काम की नहीं होती है। तीसरा प्रश्न जो प्रायः स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को लेकर कि इस विषय की अंकदायी क्षमता क्या है, या आप इस विषय को लेकर क्या सिविल सेवा की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। देखिए, इस बारे में भी मेरा नज़रिया बहुत स्पष्ट है कि जो भी विषय सिविल सेवा के परीक्षा की दृष्टि से रखे गए हैं उन सभी विषयों में अंकदायी क्षमता होती है। लेकिन अगर आप अपने कॉमन सेंस से सोचो कि क्या कोई सब्जेक्ट लेने से ही आपको उस विषय में अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे, मेरा ख्याल है नहीं।
किसी भी विषय को लेने मात्र से ही आपको अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकते। अच्छे अंक आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उस विषय में जो भी प्रश्न आपसे यूपीएससी पूछे तो आप उसकी डिमांड के हिसाब से या यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से जब आप उसका आंसर लिखते हो, या जिस स्तर के प्रश्न यूपीएससी आपसे पूछेगी आप उस स्तर का अगर आप आंसर लिखते हो तो आपको अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का सवाल है तो इस ऑप्शनल को मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से देख रहा हूँ। मैंने 92 में ग्रेजुएशन किया तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस दौर में मेरे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को लेकर सिविल सेवा की तैयारी की और वे उसमें सफल हुए। लेट 90s में मैंने भी जब सिविल सेवा के एग्ज़ाम को दिया, यद्यपि मैं रिलेक्टेंट था क्योंकि मेरा जो रुझान था वो टीचिंग और बाकी क्षेत्रों में था, तो इस एग्ज़ाम के मुख्य परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में मुझे भी 60% से ज़्यादा मार्क्स मिले थे। उसके बाद जब मैंने दिल्ली में पढ़ाना शुरू किया 2002 से, तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हुए जिन्होंने कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में 60% से ज़्यादा स्कोर किया और अच्छी रैंक के साथ उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। या आज के संदर्भ में भी आप देखते हो बहुत सारे ऐसे आप कैंडिडेट्स का आप इंटरव्यू यूट्यूब चैनल्स पे देखते हो जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में आउट 500 में से 300+ स्कोर किया। और ऐसे भी आपको उदाहरण मिलेंगे पिछले कुछ वर्षों में जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ सिविल सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया गया। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में 60% से ज़्यादा स्कोर करते हैं, या ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ सिविल सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, तो वो कौन लोग हैं? तो जो बात मैंने पहले आपसे कही थी, ये वही लोग हैं जिनकी तैयारी उस स्तर की होती है कि जब भी वो आंसर लिखते हैं तो वो उनका जो आंसर होता है वो उस स्तर का आंसर होता है जिसकी कि यूपीएससी आपसे डिमांड करता है। देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 2 बातों पे फोकस करना पड़ेगा। पहली बात है कि क्या पढ़ें और दूसरी बात है कैसे लिखें। अगर आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें अगर आप बेहतर कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं और जो भी आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं उसमें अपनी कमियों को या जो भी उसके टेक्निकल एस्पेक्ट हैं उनको अगर आप ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सफलता की जो संभावना है वो निश्चित तौर पे बढ़ जाएगी और इस ऑप्शनल में आपको अच्छे अंक अवश्य प्राप्त होंगे। तो ये जो 2 बातें मैंने उठाई कि क्या पढ़ें और कैसे लिखें, इस पर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत विस्तार से आपसे बात करूँगा ताकि आप इन बातों को और बेहतर तरीके से समझ सकें। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के संदर्भ में जो चौथा प्रश्न हम लेते हैं वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से जीएस, निबंध या साक्षात्कार की तैयारी में कहाँ तक मदद मिलती है। देखिए, 2013 से जब से सिविल सेवा का पाठ्यक्रम चेंज हुआ और आपने देखा कि मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 4 पेपर रखे गए, तब से ये एक डिस्कशन का विषय हो गया कि किस ऑप्शनल से जीएस में कितनी मदद मिलती है। ये बड़े कॉमन सेंस की बात है कि जो भी टीचर जिस ऑप्शनल का होगा वो ये अवश्य आपको बताने का प्रयास करेगा कि देखिए जो ऑप्शनल वो पढ़ा रहा है उससे आपकी जीएस में आपको कितनी मदद मिलती है। और ये बात कुछ हद तक सही भी है कि हर ऑप्शनल से आपके जीएस में कुछ न कुछ तो मदद अवश्य मिलती है। लेकिन फिर भी मैं पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से जब चीज़ों को देखता हूँ तो मैं पूरी कॉन्फिडेंटली आपसे कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस वो ऑप्शनल है जिससे आपको जीएस पे सर्वाधिक मदद मिलती है। ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अगर सामान्य अध्ययन के अगर आप पाठ्यक्रम को देखें तो आपके पाठ्यक्रम में जो भी बातें हैं, जैसे अगर आप जीएस के फर्स्ट पेपर को देखेंगे तो जीएस के फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे तो नेशनल मूवमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के भी इश्यूज हैं। तो अगर आप नेशनल मूवमेंट के टॉपिक्स को देखेंगे या वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं से वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेट कर जाते हैं।
जब आप जीएस के सेकंड पेपर को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा जो जीएस का सेकंड पेपर है, जिसमें कि पॉलिटी है, आईआर है, गवर्नेंस है, तो ये आपके ऑप्शनल से मिलता है। फिर जब आप जीएस के थर्ड पेपर को देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे कि इकॉनमी है। अब आप पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के अगर आप पाठ्यक्रम को देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक है प्लानिंग, नियोजन, जिसमें कि योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो इकॉनमी से भी रिलेटेड है। इसी तरीके से अगर आप जीएस का फोर्थ पेपर देखेंगे जो इथिक्स का पेपर है, तो इथिक्स के पेपर में आप देखेंगे वहाँ भी रॉल्स पे सवाल पूछा जाता है और गांधी पे सवाल पूछा जाता है, और रॉल्स और गांधी वो पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम में है। तो मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से आपके जीएस के पाठ्यक्रम में बहुत मदद मिलती है, या आप कह सकते हैं कि लगभग 1/3 या उससे ज़्यादा की मदद मिलती है। देखिए, यहाँ पे मैं कोई अंकों का जोड़ घटाना नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बात आपको ये समझना है कि जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का नेचर क्या है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का नेचर है, ये सब्जेक्ट अपने आप में एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर आधारित है। जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी बातें हैं जो हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर जाती हैं, पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी बातें हैं जो इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर जाती हैं। पॉलिटिकल साइंस का नेचर अपने आप में इंटरडिसिप्लिनरी है और ये अप्रोच बेस्ड सब्जेक्ट है, ये दृष्टिकोण आधारित विषय है। और सिविल सेवा की परीक्षा में जब भी आप आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आपसे डिमांड होती है कि आप जो भी आंसर लिखें वो दृष्टिकोण आधारित हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे मसला सिर्फ अंकों का नहीं है, बल्कि मसला एक सही अप्रोच का है और उसके पीछे लॉजिक भी है। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जैसे एक जो सिविल सर्वेंट होता है वो किस इन्वायरमेंट में काम करता है, तो कहीं ना कहीं से उसका जो सबसे ज़्यादा जो वास्ता पड़ता है वो देश का जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस सिविल सर्वेंट का या उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि उस एडमिनिस्ट्रेटर को चुनने की जो परीक्षा होगी तो उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि क्या उसके अंदर वो अप्रोच है कि वो जो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी जो चीज़ें हैं या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसको वो बेहतर तरीके से समझता है या नहीं समझता है। तो कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है वो आपको अप्रोच बिल्डिंग में मदद देता है और वो अप्रोच आपको ज़्यादातर आंसर्स में आपको हेल्प करते हैं। एक बात और देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का जो पाठ्यक्रम है इसकी जो ओवरलैपिंग है वो जीएस के जिन टॉपिक्स के साथ में है, तो उसका फ़ायदा आपको क्या मिलता है कि जब आप जीएस में उन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों का आंसर लिखते हैं तो उन आंसर की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल में आप चीज़ों को बहुत व्यापक नज़रिए से पढ़ते हैं, आप चीज़ों को एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में देखते हैं। जैसे ऑप्शनल में आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल में आप जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल में आप पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल में आप WTO के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल में आप भारत चीन संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर इन्हीं से रिलेटेड अगर प्रश्न आपके जीएस में आ जाए तो जाहिर सी बात है कि जब आप जीएस में आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आप कह सकते हैं कि उस आंसर की जो क्वालिटी होगी वो अन्य विषयों के छात्रों की तुलना में वो बेहतर हो जाएगी और वहाँ पे आपको निश्चित तौर पे वहाँ पे अन्य छात्रों की तुलना में वहाँ पे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जब आप ऐसे को देखेंगे, निबंध को देखेंगे, तो आप जानते हैं कि सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में जो निबंध पूछे जाते हैं उसमें 2 निबंध पूछे जाते हैं। प्रायः आप देखेंगे कि उस 2 में से कम एक ऐसा निबंध होता है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है या पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड होता है। इसी तरीके से जब आप साक्षात्कार देने जाते हैं तो वहाँ भी जो भी आपसे करंट से रिलेटेड, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें से भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस के दायरे के प्रश्न होते हैं। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको सिर्फ अंकों की मदद तक ही न देखें कि कितने अंकों में मदद मिल रही है, बल्कि आप देखें कि एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं से आपको अप्रोच देता है और कहीं ना कहीं से आपको एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी देता है, जिससे कि आपको आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो आप कह सकते हैं कि वो बेहतर तरीके से विकसित होती है।
पांचवा प्रश्न जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो प्रश्न जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के पाठ्यक्रम के साइज को लेकर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का जो पाठ्यक्रम है वो बड़ा है। देखिए, इस संदर्भ में मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि अगर आप वाकई सिविल सेवा की गंभीरता के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ऐसे मिसकंसेप्शन से बचना होगा। ये वही बात हो गई कि अगर आप हिमालय पे चढ़ने की सोच रहे हैं तो फिर आप हिमालय की लंबाई चौड़ाई को नाप के आप बैठे नहीं रह सकते, या आप हिमालय की लंबाई चौड़ाई नाप के आप उस पर चढ़ने का ख्याल छोड़ दें। तो सिविल सेवा की तैयारी ही अपने आप में एक ऐसा आप कह सकते हैं कि चैलेंज है, जिसके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपको न सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है बल्कि आपको मेहनत की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है और आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, आप वाकई गंभीरता से आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसे किसी डिबेट में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। हाँ, जो बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का जो नेचर है, अगर आप उसके नेचर को देखें, जिस तरीके का उसका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। और न सिर्फ बहुत सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, या जैसा कि मैंने पहले कहा कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की बहुत ज़्यादा जो ओवरलैपिंग है वो जीएस के साथ भी है। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम को देखें तो जैसे पेपर फर्स्ट का पार्ट ए है, तो आप देखेंगे कि पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में राज्य के सिद्धांत के बारे में लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्सवादी राज्य के सिद्धांत की बात की गई है। फिर आप आगे देखेंगे जहाँ पे आप विचारधारा के बारे में लिखा हुआ है, राजनीतिक विचारधारा, तो राजनीतिक विचारधारा के अंदर भी मार्क्सवाद की बात लिखी हुई है। फिर जब आप पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कार्ल मार्क्स का नाम लिखा है और ग्रामशी का नाम लिखा है, ये भी मार्क्सवादी विचारक है। तो आप देखेंगे कि मार्क्सवाद की जो बात है वो 3 जगह है, राज्य के सिद्धांत में भी मार्क्सवाद है, विचारधारा में भी मार्क्सवाद है, और जब आप पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं तो उसमें तो मार्क्स स्वतः उसमें लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करती हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि राजनीतिक विचारधारा में भी गांधीवाद है, और जब आप पॉलिटिकल थिंकर या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर ग्रुप में देखते हैं तो वहाँ पे गांधी के बारे में अलग से लिखा हुआ है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं आपके पाठ्यक्रम में जो एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करती हैं, और ये जो ओवरलैपिंग है वो जीएस के साथ भी है। जो मैंने आपसे कहा कि जैसे जीएस में भी आप देखेंगे आईआर है, और जीएस का भी जो आईआर है वो बेसिकली क्या है, उसमें ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। और आप देखेंगे कि आपके ऑप्शनल में जो पेपर सेकंड का पार्ट भी है वो पूरा का पूरा इंडियन फॉरेन पॉलिसी है। या जीएस में जो आपका पॉलिटी है उसी का जो विस्तृत रूप है, जिसे हमने कहा कि वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के रूप में है, वो आपके ऑप्शनल में है। तो जीएस का पॉलिटी और ऑप्शनल का इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो उसका एक्सटेंडेड रूप है, तो वहाँ पे जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। और वो चीज़ आप प्रश्नों के नेचर में भी आप देखेंगे। आप देखेंगे कि जीएस में बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको पढ़ के लगेगा कि ये तो ऑप्शनल का प्रश्न है, और ऑप्शनल में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो जीएस का प्रश्न है। तो पाठ्यक्रम भी ओवरलैप करता है, प्रश्नों का नेचर भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। तो अगर आप चीज़ों को साइंटिफिकली देखते हैं, चीज़ों को आप टेक्निकली देखते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर वो करने की इच्छा है, आपके अंदर रुचि है, आपके अंदर इंटरेस्ट है, आप तैयारी के टेक्निकल एस्पेक्ट से वाकिफ़ हैं, अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि तैयारी में लगने वाले समय की दृष्टि से अगर आप इस ऑप्शनल को देखेंगे तो आप 6 से 8 महीने में आप इस ऑप्शनल की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ये मैंने देखा भी है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जब इस ऑप्शनल की स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो 6 से 8 महीने में न सिर्फ इस ऑप्शनल को अच्छे से तैयार करते हैं बल्कि इस ऑप्शनल में अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं। जो छठा प्रश्न है वो उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर है जो पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में नॉन बैकग्राउंड के हैं। नॉन बैकग्राउंड का कहने का मेरा आशय ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस विषय को नहीं पढ़ा है। तो ऐसे स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आना स्वाभाविक है कि अगर हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है
तो क्या हम इस सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भी मैं जो आपसे बात कहना चाहूँगा वो बहुत व्यवहारिक बातें कहना चाहूँगा कि मेरा मानना है कि ये मायने नहीं रखता कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में इस ऑप्शन को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जिस तरीके की पढ़ाई होती है, या वहाँ पे आप जैसे जो बहुत सारे स्टूडेंट भी पढ़ते हैं वो कितना पढ़ाई को लेके गंभीर होते हैं, वो आप जानते हैं। नॉर्मली आप देखते हैं कि जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में अगर वो 3 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो साल में कितने दिन पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो 1 हफ्ते या उससे कम समय में किसी विषय को पढ़ के वो एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उन्हें ग्रेजुएशन में अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाता है। तो ये कोई बहुत मायने नहीं रखता, वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई का कोई मायने नहीं रखता। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि आपने किसी अच्छे संस्थान से पढ़ाई की है, आप JNU से पढ़े हुए हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, या देश के और भी कुछ ऐसे प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं वहाँ से अगर आपने पढ़ाई की है तो अलग बात है। जाहिर सी बात है कि अगर आप रेपुटेड इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो वहाँ का तो फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन वैसे अगर आपने यूं ही किसी विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज से पढ़ाई की है तो उसका कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ख़ासतौर पे मैंने देखा है कि जो लोग नॉन बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने बीटेक कर रखा है, जिन्होंने BSc कर रखा है, BCom कर रखा है, अगर वो भी इस ऑप्शनल को लेना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी के साथ में इस ऑप्शनल को ले सकते हैं। और उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि इस ऑप्शनल का जो भी सिलेबस है उससे आप अदरवाइज भी नहीं बच सकते। जो बात मैंने आपसे कही कि इस ऑप्शनल की लगभग 1/3 से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको GS में मिलेंगी, तो GS तो आपको पढ़ना ही है, तो इस ऑप्शनल से तो वैसे भी आप नहीं बच सकते हैं। तो और मैंने ये भी देखा है कि जो नॉन बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं वो बिना किसी मिसकंसेप्शन के या बिना किसी ओवर कॉन्फिडेंस के जब इस ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो वो 6 से 8 महीने में इस ऑप्शनल को न सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, बल्कि कई बार मैंने देखा है कि वो जो उन स्टूडेंट्स की तुलना में जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में इस ऑप्शनल को पढ़ा है, उनकी तुलना में वो अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं सफल छात्रों के जिन्हें आप देख सकते हैं कि जिन्होंने कभी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को पढ़ा नहीं, लेकिन जब उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट की तो इस ऑप्शनल को लिया और उन्होंने बेहतर रैंक के साथ में सफलता हासिल की। तो जो स्टूडेंट जो नॉन बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो बिना किसी कन्फ्यूज़न के या बिना किसी दुविधा के वो इस ऑप्शनल को ले सकते हैं। बस आपको तैयारी के जो साइंटिफिक जो तरीके हैं या तैयारी के जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको इस ऑप्शनल को तैयार करना पड़ेगा। अंतिम प्रश्न जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि यदि आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को लेकर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मार्गदर्शक या टीचर की क्या भूमिका है। इस बात का उत्तर मैं अपने अनुभवों से ही आपको देना चाहूँगा कि कोचिंग के क्षेत्र में मैंने दिल्ली से ही पढ़ाना शुरू किया, और जब मैं दिल्ली के माहौल को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बाकी ऑप्शनल के तो अच्छे टीचर्स उपलब्ध हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ न्याय करने वाले टीचर दिल्ली में भी उपलब्ध नहीं है। इस बात पे मैं आश्चर्य भी व्यक्त करता हूँ क्योंकि दिल्ली ही वो जगह है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, बहुत अच्छा एकेडमिक इन्वायरमेंट भी है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ न्याय करने वाले वहाँ पे टीचर्स नहीं दिखाई पड़ते। और कमोबेश यही स्थिति आप देखेंगे तो वो इलाहाबाद में भी है और यही स्थिति आप देखेंगे तो जयपुर में भी है। देखिए, आलोचना करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके पास स्टूडेंट्स पूरे श्रद्धा के साथ जाते हैं, पूरे विश्वास के साथ जाते हैं, लेकिन जिस स्तर की वो तैयारी कराते हैं, वो टीचर्स तैयारी कराते हैं, उससे वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। तो यदि आप उससे पूछेंगे कि सही मार्गदर्शक की पहचान कैसे करें, तो मैं इस संदर्भ में 2-3 बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो भी मार्गदर्शक हो वो ईमानदार होना चाहिए।
वो ईमानदारी के साथ में खुल के अपनी बातें आपके सामने रखें, बिना किसी लाग लपेट के। पढ़ाने वाला जो भी टीचर होना चाहिए वो अपने इंटरेस्ट को किनारे रखे और आपके इंटरेस्ट को या स्टूडेंट के इंटरेस्ट को वो सामने रख के आपसे बात करे। अच्छे मार्गदर्शक की पहचान ये है कि वो आपको डिपेंडेंट न बनाए। अच्छे मार्गदर्शक की पहचान ये है कि वो आपको मोटिवेट करे कि किस तरीके से आपके भीतर क्षमता का विकास हो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, उस टीचर को एग्ज़ाम नहीं देना है। तो अगर आपके अंदर उस क्षमता का विकास नहीं होगा तो आप कभी भी एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। मैंने देखा है अक्सर लोगों को, टीचर्स को या ऐसे अध्यापकों को कि जब आप उनके पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको यही समझा देते हैं कि देखिए आपको किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में घूम फिर कर ये बात डालने की कोशिश करते हैं कि माई नोट्स आर इनफ, मेरे नोट्स पर्याप्त हैं, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आप सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लीजिए और फिर इससे आप आसानी के साथ में आईएएस बन सकते हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आईएएस का जो एग्ज़ाम है वो एक ऑल इंडिया कंपटीशन है, वो एक अखिल भारतीय परीक्षा है। अगर वो इतनी ही आसान होती कि जिसमें आप चंद नोट्स पढ़ के अगर आप आईएएस बन जाए तो फिर तो ये चीज़ें सभी के लिए आसान होती। तो जो भी टीचर ऐसा कह रहा है तो ये तो वही बात हो गई कि जैसे हम आपको एक स्विमिंग कंपटीशन में भेज रहे हैं और जब आप स्विमिंग पूल में उतरते हैं तो हम आपके पैर में एक पत्थर बांध दें जिससे कि आप खुल के तैर न सकें। तो जो भी टीचर है, जो भी मार्गदर्शक है, अगर वो आपके भीतर उस क्षमता का विकास नहीं करवा पाता तो फिर वो एक बेहतर मार्गदर्शक नहीं हो सकता। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी आपका टीचर है, जो भी आपका मार्गदर्शक है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। इस बात पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि जो सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो लोग प्रश्न पत्र बनाते हैं या जो लोग कॉपियाँ चेक करते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो वही लोग होते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी के या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जो सीनियर लोग होते हैं या सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न को बनाने वाला या आपकी कॉपी को चेक करने वाला वो व्यक्ति होगा जिसको कि उस विषय की बहुत गहराई के साथ में जानकारी होगी। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में जाते हैं जिसको कि उस विषय के जो एकेडमिक एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में उसको पता नहीं है, तो वो अगर आपको कोई चीज़ गलत पढ़ाता है या कुछ ऐसा वो ब्लंडर करता है तो उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। और वही गलती अगर आपने एग्ज़ाम में कर दी, आपने अपने आंसर में अगर वो गलती कर दी, तो जाहिर सी बात है कि जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो जब उस गलती को पकड़ लेगा तो वहाँ पे फिर आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरा इस बात पे जोर इसलिए है क्योंकि मैं भी उसी दुनिया में रहता हूँ जिस दुनिया में आप रहते हैं। मैं भी खाली समय में YouTube चैनल्स को देखता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ कि YouTube चैनल्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बारे में बात करते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि वो जो भी बात करते हैं उसमें वो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करते हैं कि अगर आप उन चीज़ों को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है कि उससे आपकी सफलता की जो भी संभावना होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप जिसकी शरण में है, आप जिससे मदद ले रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोचिंग के क्षेत्र का ही व्यक्ति हो। हाँ, वो एकेडमिकली वो साउंड होना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हो सकता है, वो कॉलेज का एक आप कह सकते हैं कि एक जानकार टीचर भी हो सकता है, वो कोचिंग के क्षेत्र का भी व्यक्ति हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपका सीनियर भी हो सकता है। तो उसको उस विषय के एकेडमिक एस्पेक्ट की या उस विषय के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप उसकी मदद से तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है इस विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जो भी बातें आपसे कही हैं वो इसलिए कही हैं कि ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी न रह जाए। और मेरी जो मुख्य चिंता है, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ में खुल के शेयर करता हूँ, कि वो हिंदी माध्यम के छात्रों का गिरता हुआ रिजल्ट है। जिस दौर में आज हम रह रहे हैं वहाँ पे आज की तारीख में हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं कि जिसके चलते जो एक आम छात्र है वो कहीं ना कहीं से भटकाव का शिकार हो जाता है और वो अपनी क्षमता का वो सही तरीके से विकास नहीं कर पाता और वो बेहतर एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं दे पाता। तो मेरा प्रयास ये है
कि हम बातों को बहुत पारदर्शी तरीके से, बातों को बहुत खुले तरीके से आपके सामने रखूं, ताकि आप भी उन बातों पे बहुत तार्किक तरीके से विचार करें, बहुत रैशनल तरीके से विचार करें, और जो बातें आपको लगता है कि वाकई वो आपके काम की हो सकती हैं, तो उन चीज़ों को आप अडॉप्ट करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो इस चर्चा को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।